ओके, देन अभी जो हमारी क्लास थर्सडे को हुई थी, थर्सडे को हमारा क्या क्या पढ़ाया था जरा बताया कोई? थर्सडे को जो हमारी क्लास हुई थी ना, लास्ट अल्टरनेटिंग करंट की लास्ट क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और आरएमएस वैल्यू ऑफ आई एंड वी या ई बोल दूं, यही पढ़ा था। यस सर। उसके बाद क्या पढ़ा था और क्या पढ़ा था? AC circuit with a pure resistor. हाँ, प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट, यही पढ़ा था। यस सर। कैपेसिटर वाला फिर से समझा दोगे एक बार? हाँ बेटा, अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, डोंट वरी, दोबारा से बताऊंगा। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना। यस सर। तो आज की Yes, sir. क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वहां पे हमने तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ा था। तीनों चीजों को अलग अलग पढ़ा था, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तीनों को हमने एसी सर्किट में एक एक लगा के देखा, तब हमने उनका रिलेशन देखा था कि कैसे हमारा करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन आ रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, लैग कर रहा है तो कितने एंगल से लैग कर रहा है, कितने से लैग लीड कर रहा है, फेजर डायग्राम देके, वेव डायग्राम्स देके, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों चीजों को मिक्स करके एसी सर्किट पढ़ेंगे। तीनों एक साथ एक सर्किट में होंगे या फिर कोई दो होंगे एक साथ सर्किट में, तो ऐसी कंडीशन पढ़ेंगे कि वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, वो सारा आज की क्लास में कवर हो जाए। मतलब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें से मान लो हमें प्योर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो एल और सी वाले टर्म को हटा दो, आर वाले को रख दो, तो प्योर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर हमें एल सी में चाहिए फॉर्मूला, आर नहीं चाहिए, तो आर वाले टर्म को हटा दो, एल सी वाले टर्म को रखो, तो एल सी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड सीरीज पैरेलल, सीरीज कनेक्शन आरएलसी का, और रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट की, और कुछ पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर एंड पावर फैक्टर इन आरएलसी सर्किट, और पढ़ेंगे पावर इन प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर में पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आरएलसी सर्किट पे बेस होंगे, और कुछ पावर फैक्टर पे बेस होंगे, कुछ पावर फैक्टर पे या और पावर पे बेस क्वेश्चन होंगे। इतनी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं थोड़ा सा रिवीजन, जो हमें लास्ट क्लास में किया था और इस क्लास में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, प्योर रेजिस्टेंस किया था। प्योर रेजिस्टेंस का क्या था, ईएमएफ की इक्वेशन थी, मान लो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो हमारा क्या आता था, करंट जो आता था, क्या सेम फेज में आता था? यस सर। सेम फेज में आता था, मतलब जिस साइड में ईएमएफ है, जिधर ईएमएफ है उधर ही आपका क्या आता था, करंट आता, करंट। उधर ही आपका करंट आता। तो हम बोलते थे कि ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज, ये स्टेटमेंट ग्रीन लिखा हुआ है नीचे। अब देखो इंडक्टर के लिए क्या होता था, इंडक्टर में क्या होता था कि जो ईएमएफ था उससे 90 डिग्री लैग करता था, या फिर π/2 रेडियन लैग करता था। क्या हमारा करंट हमारा लैग करता था, मतलब पीछे था करंट हमारा, 90 डिग्री पीछे था। तो जो आर की जगह पे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, इसमें क्या था हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस था। इसमें क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था। उस रेजिस्टेंस में हमारा आर था, तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, ओमेगा एल। तो इस ये क्या होता था, करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय π/2 रेडियन, यानी कि या तो 90 डिग्री बोलो आप रेडियन लैग करता है, या फिर बोलो कि π/2 डिग्री लैग करता है, रेडियन लैग करता है। तो हमारा उसका फेज डायग्राम क्या था, फेज डायग्राम क्या था, ये मान लो हमारा ईएमएफ था, तो हम उससे 90 डिग्री लैग करना था। हम ओमेगा 2 हम ऐसे क्लॉकवाइज नाप रहे थे, तो हमें लैग मतलब पीछे लौटाना है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज नापा, π/2 बोले या फिर 90 डिग्री बोले, इसको π/2 लौटाया, तो हमारा करंट का कुछ ऐसे सीन है। सिमिलरली हम प्योर कैपेसिटर में पहुंचे। कैपेसिटर के बारे में पूछा भी था एक बच्चे ने द्वारा से, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, डेरिवेशन तो नहीं बता पाऊंगा, फिर डेरिवेशन बताएंगे तो और ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो अभी आप ये समझो कि जो ईएमएफ होता है, मान लो ये ईएमएफ है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, जो करंट होता है वो ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है। लीड मतलब आगे चलता है। करंट क्या चलता है,
90 डिग्री आगे चलता है। और करंट में जैसे रेजिस्टेंस में रजिस्टर था, प्योर इंडक्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस था, सिमिलरली कैपेसिटर में होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? XC। XC की वैल्यू होती है 1/ω/C। 1/ω/C। अब देखो ये मान लो EMF है बेटा, फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि रिवीजन है, रिकॉल स्लाइड है, कल हम लास्ट क्लास में इसको पढ़ा चुका हूं। ये आपका EMF वाली हो गई, उससे 90 डिग्री लीड करना है। लीड मतलब आगे चलना है। और देखो हम क्लॉकवाइज एंगल को नाप रहे हैं, तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे? क्लॉकवाइज ही नापेंगे। इस लाइन से EMF से 90 डिग्री है, तो EMF से हम 90 डिग्री आगे चल लेंगे। 90 डिग्री आगे चला तो हमारा क्या आ गया? करंट का फेज आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। Yes, sir. इन द सेंस थर्सडे को जो क्लास हुई थी उसमें ये सारी चीज पढ़ चुके। तो मैंने आपसे बोला भी था कि इसको रिवाइज करके आना है। आप मुझे पता नहीं करके आए हो कि नहीं, बट मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. तो अब हम पढ़ने वाले हैं AC सर्किट विद LCR। तीनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे। तो हमारा मान लो तीनों को कंबाइंड करके ये कोई सर्किट बन गया जिसका EMF दे रखा है E = E0 sin ω। अब देखो जब हम तीनों को कंबाइंड कर रहे हैं तो क्या तीनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग दिखाएंगे? भाई तीनों दिखाएंगे ना। रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस बोलेगा कि हम तो करंट को सेम फेज में रखेंगे। कैपेसिटर बोलेगा कि हम तो करंट को 90 डिग्री से लीड कराएंगे, मतलब 90 डिग्री आगे जाएगा। और इंडक्टर क्या बोलेगा? हम करंट को 90 डिग्री पीछे भगाएंगे। तो क्या जो तीनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा क्या करंट के साथ वही होगा फाइनल? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये कोई ब्लॉक है, कोई इसको 5 न्यूटन से खींच रहा है, कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है, कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, कोई क्या चाह रहा है कि ये 3 न्यूटन से इधर खींच जाए। तो क्या जो ओवरऑल इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्या मैं बोल दूं 15 में से 3 गया तो कितना बचा? ओवरऑल फोर्स कितना लगेगा? 12 न्यूटन लगेगा कि नहीं? मतलब तीनों को कंबाइंड करके जो हमारा नेट रिजल्ट आएगा, क्या मैं उसी को बोलूंगा कि वही हमारे करंट के साथ होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये उसका एग्जांपल रहा। अब हम जरा देखते हैं कि क्या चीजें होने वाली हैं इसमें। इरेज करता हूं इसको मैं। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होने वाली। जैसे कि इन RC, इन रेजिस्टेंस, करंट आपका सेम फेज में होता है कि नहीं? करंट और EMF दोनों सेम फेज में है। Yes, sir. अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो हमने करंट ले लिया, यहाँ पे करंट ले लिया, और उसी फेज में क्या EMF होगा रेजिस्टेंस के लिए? Yes, sir. अभी पहले हम क्या ले रहे थे? उसको EMF को किसी एंगल पे ले रहे थे, उसी लाइन में हमारा क्या था? करंट था। अभी हम क्या ले रहे हैं? डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया? करंट ले लिया। मान लिया कि यहाँ पे था इनिशियली, और उसी डायरेक्शन क्या रेजिस्टेंस के कारण ये वो होगा, पोटेंशियल होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब जैसे ही हम पहुंचे किस पे? इंडक्टर पे। जैसे अब इंडक्टर पे पहुंचे, इंडक्टर क्या कह रहा है कि इंडक्टर के कारण जो पोटेंशियल होता है, क्या वो 90 डिग्री लैग करता है, पीछे आता है 90 डिग्री? Yes, sir. अब अगर आपका करंट इधर है तो 90 डिग्री लैग करके क्या नीचे की तरफ आएगा? इंडक्टर के कारण। Yes, sir. इंडक्टर के कारण जो पोटेंशियल आएगा 90 डिग्री लीड करेगा ना। अच्छा, लैग करेगा, हाँ सॉरी, लैग करेगा। तो आपका क्या इधर आएगा? अरे गलत कर रहा है यार, लीड उसके कारण करता है ना कैपेसिटर के, लैग, हाँ लैग ही तो है। तो देखो क्या आपका VL ऊपर जाएगा कि नहीं? अरे बिहाइंड। अब इससे देखो, इससे एक मिनट आपको दोबारा से करवाता हूँ। बिहाइंड का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में आप एंगल को ले रहे हो, जिस डायरेक्शन में अभी क्या था हमारा, हम पॉजिटिव एंगल ले रहे थे, तब हमने पॉजिटिव को क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था, मतलब लीड कर रहा था उसको हमने सेम डायरेक्शन में लिया था, और जो लैग कर रहा था उसको पीछे की डायरेक्शन में लिया था। अभी हमने जब रेजिस्टेंस को लिया है कि हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है Yes, Yes, sir. sir. कि नहीं? तो हमने यहाँ पे क्या मान रहे हैं
यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो लीड करेगा वो नीचे की तरफ है और जो लैग कर रहा है वो ऊपर की तरफ। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना। फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो कि लीड को नीचे ले लो, लैग को ऊपर ले लो, चाहे लैग को नीचे ले लो, लीड को ऊपर ले लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप जब होगा ना सॉल्यूशन पूरा, तब आप देखिएगा। तो मैंने माना कि VL क्या होगा, क्या 90 डिग्री इससे पीछे होगा कि नहीं VL? Yes, sir. और अगर और क्या कैपेसिटर के कारण जो पोटेंशियल आएगा, क्या वो VR से 90 डिग्री आगे होगा? Yes, sir. VR इधर आ गया, VC क्या VR से 90 डिग्री आगे हो गया? तो हमने देखा कि जो करंट था, या फिर पोटेंशियल बोलूं, जो करंट था, क्या वो 90 डिग्री आगे होगा इससे? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ये डायग्राम, फेजर डायग्राम, ये किसके लिए बनाया? तीनों के लिए LRC तीनों के लिए ये फेजर डायग्राम बन गया। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर ऊपर है और ये नीचे है, क्या मैं इसका कुछ रिजल्टेंट लिख सकता हूँ? भाई है तो दोनों पोटेंशियल ही ना, ये भी VL Yes, sir. है, ये भी VC है, क्या दोनों का रिजल्टेंट लिख सकता हूँ मैं? देखो हम क्या करने वाले हैं, दोनों का एक रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये VC था, क्या मैं इसको VC माइनस के VC ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर की तरफ? लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो ये इस वाला मान लो ये था आपका 20 वोल्ट और ये था मान लो 10 वोल्ट, तो टोटल यहाँ पे कितना पोटेंशियल बचेगा? क्या 10 वोल्ट बचेगा कि नहीं बचेगा? 20 माइनस के 10 Yes, sir. है, 10 वोल्ट बचेगा ना? Yes, तो sir. यही हम करने वाले हैं। हम जो रिजल्टेंट, क्या अब यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट कम बचेगा जिसको हम बोलेंगे VL माइनस के VC, बोलेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें जो टोटल पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल आया आपका VL माइनस के VC आया, और देखो VR तो आपका सेफ बैठा है, VR को कोई मतलब नहीं है। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आने वाला है, रिजल्टेंट EMF आने वाला है, क्या वो इन, मान लो एक आपका एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इसके बीच से पास होगा? 11th क्लास का याद है? Yes, sir. एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, उन दोनों का रिजल्टेंट कुछ यहाँ से जाता है कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली हमारा जो रिजल्टेंट EMF आपका E यहाँ से बीच से जाएगा, जो कि मान लो फाई एंगल बना रहा होगा, जो हमारा इनिशियल करंट था उससे फाई एंगल बना रहा होगा। क्या हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मान लो ये A वेक्टर है, ये मान लो B वेक्टर है, क्या हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखते थे? याद है? Yes, sir. लिखते थे कि नहीं? सिमिलरली देखो आपका इधर क्या है, VL माइनस के VC है और इधर क्या है, VR है, तो क्या मैं इस EMF को अंडर रूट में ये लिख दूं, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर माइनस VE का स्क्वायर, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ये कैसे आया है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हमारा क्या आ गया, EMF का रिलेशन आ गया। अब देखो EMF आ गया तो हमारा करंट क्या होता है, क्या E/R होता है? Yes, sir. Yes, sir. जो हमारा पोटेंशियल के साथ हुआ है, ये क्या रेजिस्टेंस के साथ भी वही होगा? भाई रेजिस्टेंस Yes. हुआ इसका कुछ, रेजिस्टेंस V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, अब sir. V मतलब हमारा जो रिलेशन पोटेंशियल के साथ आया है, क्या वही रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ भी आएगा? करंट के साथ में कुछ फीस डिफरेंस होता है। तो हमने क्या किया, E/R, R की जगह पे हमने क्या रख दिया, ये R स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस वाला स्क्वायर प्लस सेम, इस एनालॉजी से निकाला है हमने, ये इसको, इस जो नीचे वाला टर्म है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्टेंस, एक इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे उसके बाद, छोड़ो। ये रिलेशन आपको समझ में आया कि R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस के XC स्क्वायर, E/R, सर फिर से रिपीट करना। देखो यहां से हमने क्या किया, एक एनालॉजी लगाई, कि हमने कुछ पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन देख लिया, कि भाई हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है कि अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस के VC का होल स्क्वायर आ रहा। तो इसी बेस पे हमने क्या किया, कि रेजिस्टेंस में भी रिलेशन बना लिया, कि मान लो जैसे पोटेंशियल के साथ में हो रहा है, वो रेजिस्टेंस के साथ में भी हो रहा होगा, कि कोई फाइनल रेजिस्टेंस, इन तीनों का फाइनल रेजिस्टेंस बोले, इसको हम बोलते हैं फाइनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, होता है कि R स्क्वायर प्लस
एक्स एल स्क्वायर माइनस के एक्स सी स्क्वायर, एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर इन अंडर, ये होता है। इसके बेस पे ये सेम देखो, वी आर है हमने आर ले लिया है, प्लस एक्स वी एल है हमने एक्स एल ले लिया है, माइनस के वी सी है इसमें और हमने एक्स सी लिया। तो बेटा इसका डेरिवेशन होता है थोड़ा लेंथी, इसलिए डेरिवेशन ना करा के मैं ऐसे ही करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा टाइम ज्यादा खाता है। समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. हमें मतलब क्वेश्चन होंगे आपके, डोंट वरी, क्वेश्चन सारे होंगे। तो ये करंट समझ में आया, I इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब हम देखो इसको हम बोलते हैं जेड, एक टर्म दे दिया हमने इसको क्या, जेड। एक अलग से टर्म दे दिया हमने इसको क्या, एक जेड टर्म दे दिया, जेड टर्म दे दिया। ये आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा करंट का फॉर्मूला बनेगा ई अपॉन जेड। अब होगा क्या, जैसे मान लो आपको याद हो, एक किसी सर्किट में इंडक्टर नहीं है, ओनली कैपेसिटर है और रजिस्टर है, तो यहां से क्या करोगे, इंडक्टर वाला जो एक्ससी है ना उसको उड़ा दोगे, यहां से एक्ससी को क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे, तो आपका जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो यहां से क्या करोगे, रेजिस्टेंस वाला टर्म गायब कर दोगे, रेजिस्टेंस वाला टर्म गायब कर दोगे, तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में, या फिर अंडर रूट हट ही जाएगा ना, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, एक्सएल माइनस के एक्ससी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ये जो जेड है, ये जो जेड है वो रेजिस्टेंस वाली फीलिंग दे रहा है आपको। आप देखो क्या इसका जो एक्सएल था, आर एक्सएल और एक्ससी, क्या इन तीनों की यूनिट ओम थी? ओम थी Yes, कि sir. नहीं? तीनों की एसआई यूनिट ओम थी। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस के फॉर्म है तीनों रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस के फॉर्म है। वो है एक्सएल है रेजिस्टेंस फॉर इंडक्टर और एक्ससी है रेजिस्टेंस फॉर कैपेसिटर। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा हो सकता है कि टफ हो। देखो और देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे क्या किया हमने, डायरेक्ट आर की तो आर ही रहेगा, एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये तो आप सिंपल कर ही सकते हो, ये तो वैल्यू पुट की डायरेक्टली और कुछ नहीं किया है। अब देखो हमें tan फाई की वैल्यू, ये वाला एंगल अगर हमें निकालना है तो tan फाई क्या होता था बताओ जरा, tan फाई क्या होता है? अरे tan क्या होता है, tan का फॉर्मूला बताओ पहले, परपेंडिकुलर पर बेस टाइप में कुछ ऐसा कुछ बताओ क्या होता है? Sir, perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे मान लो ये एंगल है और मैं इसको गिरा दूं नीचे की तरफ, क्या ये वीसी वी एल माइनस के वीसी होगा? ये वाली साइड वीसी माइनस के वी एल माइनस के वीसी होगी कि नहीं? क्योंकि ये जितनी है क्या उसी के पैरेलल है ये वाली लाइन भी, ये Yes, रेड sir. वाली है। तो क्या मैं परपेंडिकुलर इस फाई के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा नीचे वाला, होगा Yes, कि sir. नहीं? और नीचे क्या है देखो, ये आर है, एक्चुअली में ये आर है, ये वीएल माइनस के वीसी है, तो हमारा आएगा परपेंडिकुलर है एक्सएल माइनस के एक्ससी डिवाइडेड बाई आर, एक्सएल माइनस के एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। अब चाहे इसकी वैल्यू पुट कर दो, आप वैल्यू पुट कर दो चाहे ओमेगा एल माइनस के 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? No, sir. आगे बढ़े बेटा, मुझे रेस्पॉन्स कम मिल रहा है, रेस्पॉन्स कम मिल रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको, डोंट वरी। अब देखो हम इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं कि एक्सएल को, ये जो हमने tan फाई निकाला इसको वैल्यू पुट की। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस मतलब, स्पेशल केस में अगर आपका जो एक्सएल है वो अगर एक्ससी से बड़ा हो जाए तब क्या होगा? एक्सएल जो है वो अगर एक्ससी से बड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? तब क्या होगा आपका, क्या एक्सएल का मतलब क्या था, ओमेगा एल क्या ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी होगा? तो आप यहाँ पे देखोगे अगर ये बड़ा हो गया अगर ये छोटा है, क्या आपका tan फाई जो है पॉजिटिव आएगा? आएगा कि नहीं? Yes, sir. अरे अगर एक्सएल बड़ा हो गया एक्ससी छोटा है तो आपका tan फाई पॉजिटिव आएगा, या फिर बोलूंगे फाई जो आएगा आपका जो एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे आप, देखो करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ। अगर ये पॉजिटिव आया, देखो अगर मान लो ये कोई ईएमएफ का वो है कॉन्सेप्ट, ये अगर फाई आ गया, ये कुछ फाई आ गया, तो क्या आप ये बोलोगे
कि करंट उस पे क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ऊपर हमने क्या लिया था, लैग को लिया था, और लीड को किधर लिया था, नीचे लिया था, याद है? देखो Yes, sir. याद है, ऊपर हमने लैग को लिया था, VL लैग कर रहा था π/2 से, तो हमने ऊपर लैग को लिया था और लीड को नीचे लिया था। तो यहाँ पे अगर फाई हम ले रहे हैं ना, फाई एंगल अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। लैग करेगा किससे, फाई से। और सिमिलरली तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट। इंडक्टिव डोमिनेटेड क्या, इंडक्टेंस डोमिनेटेड। इंडक्टेंस डोमिनेटेड मतलब क्योंकि XL की वैल्यू ज्यादा है। ये क्या इंडक्टेंस ही है ना, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है ना भाई। XL क्या Yes, है, sir. इंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इंडक्टर, वही है आपका XL। वो XL अगर ज्यादा है तो क्या मैं बोलूंगा कि इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट है। डोमिनेटेड मतलब पावरफुल, इसमें क्या है, इंडक्टेंस पावरफुल है इस सर्किट में। अब सिमिलरली केस 2 को अगर मैं देखूं, केस 2 में क्या है, हमारा XL छोटा है XC से। अगर XL छोटा है तो क्या मेरा 10φ नेगेटिव आएगा? Yes, sir. तो अगर 10φ नेगेटिव आएगा तो क्या मेरा फाई भी नेगेटिव आएगा? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर मेरा फाई नेगेटिव आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरा जो EMF है वो लीड करेगा? करंट लीड द EMF बाय फेज एंगल फाई। यानी कि जो मेरा फाइनल, जो ये किसकी बात हो रही है, फाइनल करंट की बात हो रही है। तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद में जो करंट निकलेगा उस करंट की बात हो रही है, उस EMF की बात हो रही है। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो कल की क्लास के एंड तक, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसके एंड तक आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा LRC सर्किट का। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. कुछ आगे क्लियर होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट, सारे के सारे कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होंगे, क्योंकि मैं डेरिवेशन तो करवा नहीं रहा हूँ। डेरिवेशन करवा तो कुछ डेरिवेशन से क्लियर होते, लेकिन डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं तो उसको हम क्वेश्चंस की हेल्प से क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। अब आते थर्ड कंडीशन। भाई हमने XL को छोटा कर दिया XC से, XL को बड़ा कर दिया XC से, क्या ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं? Yes. हो सकते हैं ना। तो अगर ये इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हो गए तो क्या आपको याद है कि आपका इनिशियल EMF इधर था और आपका करंट भी इधर ही आ जाएगा? क्योंकि अगर फाई अगर जीरो हो गया, अगर ये इक्वल हो गए तो क्या 10φ जीरो आएगा? Yes, sir. Yes, अगर sir. 10φ जीरो हो गया तो क्या मेरा फाई भी जीरो आ जाएगा, एंगल भी जीरो आ जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. और अगर एंगल जीरो आ गया बेटा तो क्या हुआ, मतलब जो हमारा फेज इनिशियल EMF का था, इनिशियल EMF का जो फेज था वही हमारा करंट का फेज आ रहा है। भाई फाई जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है दोनों में, EMF और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा कब पॉसिबल होता है? अरे फेज नो मतलब, अरे यार आप भूल जाते हो, ऐसा पॉसिबल कब होता था? मैंने रिवीजन बताया था आपको, जब कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ऐसा पॉसिबल कब होता है? EMF एंड करंट आर इन सेम फेज। कब होता है? प्योर रेजिस्टेंस Resistance. होता है। प्योर रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कि जब EMF और करंट सेम फेज में हो तो हमारा, अब देखो एक कंडीशन आई हमारे पास कि किसी अगर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हैं तब भी सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? प्योर रेजिस्टेंस का बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कंडीशन कौन सी होगी? बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टेंस इन AC सर्किट। कैसे बिहेव करेगा? प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अच्छा, जेड की वैल्यू देखो जरा, इस जगह पे क्या आएगी? जेड की वैल्यू, जेड क्या आएगा? अंडर रूट में R² प्लस XL² माइनस के XC स्क्वायर, XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। यही था ना जेड? Yes, sir. यही था ना। अब मुझे बताओ जेड की वैल्यू मैक्सिमम, ये दोनों टर्म जीरो अगर हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये जीरो हो जाएगा। तो जेड मेरा मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा? भाई आर में कुछ जुड़ रहा था उसका रूट लोगे तो ज्यादा आएगा, minimum है. मिनिमम आएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? जेड मिनिमम आएगा।
अच्छा मेरा करंट क्या था बेटा, करंट क्या था, आई क्या था, ई अपॉन जेड था कि नहीं था? Yes. तो अगर अगर ये आपका मिनिमम हो गया तो क्या मेरा आई मैक्सिमम हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा कि नहीं? यही कंडीशन हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस इस एसी सर्किट क्या होता है एलआरसी सर्किट में, जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है तो आपका हो जाएगा ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, या फिर बोलूं कि 10 फाई इक्वल टू 0 और फाई इक्वल टू 0। तो हम इसकी एक कंडीशन निकालने वाले हैं। यहां से देखो, जेड हमारा ये होता था, उसमें हमने इसको दोनों को इक्वल है तो ये क्या जीरो, ये जीरो हो जाएगा टोटल, होगा कि Yes, sir. नहीं? अभी जस्ट लास्ट स्लाइड पे बताया है, ये जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, मिनिमम आएगा, ये जेड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मिनिमम आएगी। तो देखो इसको जैसे ही मिनिमम आएगा तो हमारा क्या करंट मैक्सिमम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, तो देखो अभी हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि द इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, जो जेड होता है ना इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जो जेड होता है ना, जैसे मैंने बताया था आपको, याद है, इम्पीडेंस बोलते हैं इसको। Yes, sir. इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम। अगर इम्पीडेंस कम से कम हो जाएगा तो क्या सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगी? Yes, sir. yes, तो आपको अगर याद ना रहे तो रेजोनेंस वाली कंडीशन क्या होती है, सेम टू सेम होती है प्योर रेजिस्टेंस वाली कंडीशन, होती है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. यानी कि उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन दोनों के जो एक्सएल और एक्ससी हैं वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इंपीडेंस होता है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। इंपीडेंस की वैल्यू अगर मिनिमम हो जाती है तो हमारा करंट मैक्सिमम हो जाता है। अब ये कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं, अच्छा ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे ऐसा कुछ होगा, तो हम वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओमेगा आर को ओमेगा आर इंटू एल, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर का मतलब क्या है, ओमेगा आर का मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एंगुलर स्पीड। ओमेगा एल इक्वल टू क्या 1 अपॉन ओमेगा आर सी है कि नहीं? अरे एक्सएल इक्वल टू एक्स सी है ना, Yes, Yes. yes, Yes, sir. और एक्सएल क्या है, ओमेगा एल होता है, और ओमेगा एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। अब ओमेगा सी को हम रेजोनेंस के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, आर लगा दे रहे हैं, यही कर रहे हैं दोनों। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे, वन यहाँ पर ओमेगा को इधर ले जाओ तो क्या ओमेगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एलसी, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या हो गया मेरा ओमेगा आर, क्या हो गया, क्या 1 अपॉन अंडर रूट में एलसी हो गया। अच्छा यहां से अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पूछे कोई, तो फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्मूला ओमेगा के साथ में फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, क्या 2 पाई एफ को मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर को बोल सकता Yes. हूं ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट में एलसी, तो क्या इस 2 पाई को इधर भेज दो तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एलसी। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया, कैसे आया है आपको? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपको। आगे बढ़े। अब देखो ये थोड़ा सा वो है कि अगर आपका जेड मिनिमम हो रहा है, उस पॉइंट पे क्या है आपका जेड क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहां लिख देता हूं, एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में एलसी। यहां से हटा देता हूं क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है फिगर के। इसको ऐसे करके ये मान लो ये एरो लगा, ठीक है। अब देखो जहां जैसे ही आपका जेड मिनिमम होगा, क्या आपका उसी टाइम पे ओमेगा आर पे ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे जिस पॉइंट पे आपका जेड मिनिमम हो रहा है आपका करंट मैक्सिमम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा करंट क्या था, ई अपॉन जेड था। अगर ये मिनिमम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है रेजोनेंस की कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन का। अब कुछ क्वेश्चंस
बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट तो बहुत इजी क्वेश्चन डाला है मैंने, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। बोला है इन एन एसी सर्किट द potential difference across an impedance and resistance joined in series are 16 volt and 20 volt. The total potential difference across the circuit. जो आपको याद है जो मैंने रेजिस्टेंस के साथ फॉर्मूला बनाया था, क्या वही फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल के साथ भी था? Yes, sir. Yes. जैसे आपको याद है हमारा जेड क्या था, जेड क्या था, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर, यही था ना। सिमिलरली हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल का भी डिफरेंस था, वो था फॉर्मूला था, क्या था, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस के वी सी का होल स्क्वायर, यही था ना। इसी के भाई इससे हम इसकी एनालॉजी से हमने ये निकाला था, याद है? Yes, sir. तो हमें टोटल पोटेंशियल पूछा, मतलब ई की वैल्यू पूछी है, इसमें ई की वैल्यू पूछी है, ई की वैल्यू पूछी है, जरा करो। ये इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, अब तो कर दो। जो नहीं दिया है उसको जीरो मानो। जैसे इसमें क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टर दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटर दिया ही नहीं है। कैपेसिटर नहीं दिया है तो उसको जीरो मानो, जो नहीं दिया है उसको जीरो मानो, बस सिंपल। सर ऑप्शन बी 25.6। ऑप्शन डी आ रहा है, किसका आया है ऑप्शन डी? सर बी 25.6। बी आ रहा है, हर्ष का ऑप्शन बी आया है। और किसी का आया है? सोनिया आप बताओ। सर ऑप्शन बी। शालिनी का भी ऑप्शन बी आया है। ओके, कितने लोगों का ऑप्शन बी आया है? हैंड रेस करो सभी लोग जिनका ऑप्शन बी आया है। 5 लोगों का आ चुका है ऑप्शन बी, 6 लोगों का आ चुका है। ओके, करो करो, बाकी लोग भी करो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दे रखा है, पहले सबसे पहले गिवन डाटा, फिजिक्स में हमेशा सबसे पहले गिवन डाटा देखना है। इन एसी सर्किट the potential difference across the inductance and resistance joined in a series is respectively, यानी कि इसने दे रखा है इंडक्टेंस यानी कि VL दे रखा है हमें कितना 16 वोल्ट, और VR दे रखा है कितना हमें 20 वोल्ट। क्या यही दे रखा है? टोटल पोटेंशियल उसने हमें पूछा है। तो देखो टोटल पोटेंशियल हमें फॉर्मूला पता था किसका, ई मान लो टोटल पोटेंशियल है, हमें फॉर्मूला पता है ये वाला कि VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस के VC का होल स्क्वायर। अब हमें VC दिया नहीं है, इसमें VC का नाम ही नहीं लिया, तो क्या करोगे आप, VC को क्या मान लोगे, जीरो। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। VR क्या है हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस VL क्या है मेरा 16 16 माइनस के 0 का स्क्वायर। तो आप इनको करोगे कि लमसम इसका 20 का स्क्वायर कितना आएगा, 400 आएगा। सो 400 प्लस 256 और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका लमसम 25.6 वोल्ट आएगा, 25.6। क्लियर है? Yes. यस 5-6 लोगों का ही आया था फिर भी ये। ओके, अब इस क्वेश्चन को करो यार, नीट 2021 में आया क्वेश्चन है ये, ध्यान से करेगा, विद ऑनेस्टी, विद ऑनेस्टी, ध्यान रखना, विद ऑनेस्टी, नो चीटिंग। An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential V, potential difference V volt as shown in figure। उसने सारी चीजें दे रखी हैं, उसने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच डिवाइस दे रखा है, ईच उसके लिए, जैसे इंडक्टर के अक्रॉस दे रखा है 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के दे रखा है 10 वोल्ट का, और रजिस्टर के अक्रॉस दे रखा है 40 वोल्ट का रेस्पेक्टिवली।
द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट flowing through the LCR series circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit is, impedance पूछा है आपको, निकालो जरा। देखो एम्पलीट्यूड दे रखा है, इसका मतलब मैक्सिमम करंट वो दे रखी है, आरएमएस करंट आपको, आरएमएस नहीं सॉरी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? अरे मान लो ये कोई करंट जा रही है, एम्पलीट्यूड का मतलब सबसे मैक्सिमम करंट, ये वाली करंट दे रखी है आई नॉट दे रखी है, वो हमें फॉर्मूला किसमें अप्लाई करना होता है? आरएमएस करंट में। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन काफी सारी चीजों का आपका निचोड़ निकालेगा आज का ये क्वेश्चन। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास टाइम है अभी 1 मिनट हो चुका है ऑलरेडी, तो 2 मिनट और है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी हमें और भी कई सारे क्वेश्चन करने हैं। सॉल्यूशन भी दिख रहा है सर। ओह सॉरी, सॉल्यूशन ही दिख रहा है। फिर तो काफी लोगों ने चेप भी दिया होगा। हो रहा है, Yes, sir. करो करो। Yes, sir. देखो ऑनेस्टी से करो, ऑनेस्टी से तभी कुछ होगा। और नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आप आरएमएस करंट ना बोलोगे। आरएमएस करंट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो भी जैसे वोल्ट मीटर लगा रहे हो ना, आपने किसी डिवाइस किसी जगह पे वोल्ट मीटर लगाया, एमीटर लगाया, तो वो कौन सी करंट नापता है? आरएमएस करंट नापता है, आरएमएस करंट निकालता है, नापता है। हम जो फाइनल वो निकालते हैं ना, पोटेंशियल निकालते हैं, जैसे हम तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कंबाइंड पोटेंशियल निकालते हैं, अंडर रूट वाला फॉर्मूला, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, वी एल माइनस के वीसी का होल स्क्वायर, उससे हम आरएमएस पोटेंशियल निकालते हैं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। हाँ हर्ष बताओ। सर 5 ओम आया। 5 ओम, ओके। वंश, सोनिया, रिया, चंदेल, अब क्या आपका 5 ओम से कुछ अलग आया है? सर डी ऑप्शन डी आ रहा है, ओके चलो करवाते हैं इसको। देखो इसमें सबसे पहले मैं गिवन क्या क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया है? देखो हमें दिया है तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल दे रखा है, यानी कि वी एल दे रखा है मुझे कितना 40, वी सी दे रखा है हमें कितना 10 वोल्ट, क्या वी आर हमें दे रखा है 40 वोल्ट, ये दे रखा है कि नहीं? Yes, sir. यस और हमें देखो हमें दे रखा है एम्पलीट्यूड करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब है आपको मैक्सिमम करंट, आई नॉट दे रखी है कितनी 10√2 एम्पीयर। एक हिंट बताऊं, इसके नीचे अगर साथ में √2 लगाए ना, इसका मतलब ये इशारा कर रहा है कि आप आरएमएस करंट निकालो। इशारा कर रहा है ना कि इसमें √2 का डिवाइड करके 10 एम्पीयर Yes, आरएमएस sir. करंट निकालो।
हैं, ये इशारा समझो, क्वेश्चन से इशारा समझा करो। इशारा कर रहा है कि आप आरएमएस करंट निकालो। आरएमएस करंट हमने निकाला आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, आई नॉट 10√2 डिवाइडेड बाई √2, तो आपका आया 10 एम्पियर। ये आपका आरएमएस करंट है। हमें पूछा क्या है, इम्पीडेंस पूछा है। क्या हम वो निकाल सकते हैं आरएमएस, क्या पोटेंशियल, पहले आरएमएस पोटेंशियल निकालो। आरएमएस पोटेंशियल क्या आएगा भाई, इम्पीडेंस क्या होगा, देखो हमारा, आपको याद है कि आई इक्वल टू क्या होता था, वी आरएमएस, या फिर आरएमएस के टर्म में लिखूंगा वी आरएमएस अपॉन क्या होगा, जेड आरएमएस, या फिर जेड होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये है मेरा आई आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन जेड। हमें ये चाहिए, हमें ये हमने निकाल लिया है, ये हमें मिल गया, हमें वी आरएमएस और चाहिए। वी आरएमएस और मिल जाए हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस जेड निकाल सकते हैं। हमें पहले वी आरएमएस चाहिए, तो वी आरएमएस के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते थे कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस के वीसी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाओ जरा। क्या है वी आर, क्या है हमारा वी आर है 40 का स्क्वायर प्लस वी एल क्या है 40 माइनस के 10 का स्क्वायर। तो आप इसको देखोगे अंडर रूट में 400 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 30 बचेगा ना, 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 आएगा ना, 400 क्या आएगा, Yes, sir. 20 का स्क्वायर 400 आता। अब यहाँ पे क्या आएगा, 900 आएगा कि नहीं आएगा, तो 900 प्लस 1600 2500 हो जाएगा, होगा ना। Yes, sir. तो मेरा होगा अंडर रूट में 2500, यानी कि क्या मेरा कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 50 वोल्ट आ जाएगा। तो मेरा वी आरएमएस आ गया 50 वोल्ट। अब मेरा वी आरएमएस 50 वोल्ट आ गया, तो क्या मैं जेड निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। देखो जेड क्या आएगा, जेड क्या आएगा, वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. आप जेड देखो, वी आरएमएस अपॉन आई आरएमएस, वी आरएमएस आपका 50 वोल्ट है, आई आरएमएस कितना आया 10 आया, तो इसको इससे कैंसिल कर दो, तो जेड आपका आ गया 5 ओम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, Yes, sir. ओके। अब ये उसका सॉल्यूशन था। एक और क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करो। ये नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट, सर कुछ हिंट इसमें 50% चार्ज क्या है। ओके। ये आपका थोड़ा सा रेजिस्टेंस 10 ओम रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, रिएक्टेंस सॉरी 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 220 वोल्ट, सोर्स व्हेन 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो इसके लिए क्या करना, पहले सबसे पहले जेड निकालो, जेड निकालोगे, आर दिया हुआ है, तो मैक्सिमम करंट जो होगी, देखो 50% का भूल जाओ पहले, तो 50%, अब इसने क्या बोला, कैपेसिटर को 50%, क्या आपको याद है 50% कैपेसिटर से, तो ये थोड़ा सा बाद में आएगा आपका, थोड़ा सा बाद में आएगा ये क्वेश्चन, इसको हम बाद में करेंगे, होमवर्क में बाद में करेंगे इसको। क्यों करेंगे बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट अभी बाद में आएगा, ये क्वेश्चन गलती से डल गया है पहले, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट पढ़ते हैं। टाइम कितना है हमारे पास, ओहो 10 मिनट बची बस, तो इसका हिंट देख लेते हैं क्या है, पावर इन एसी सर्किट। अच्छा पावर का देखेंगे, अगर हम पावर का अगर देखें, पावर का क्या फॉर्मूला होता था, याद है कुछ पावर का आपका, उस फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूँ, 11th वाली फॉर्म में पावर, वहां पे आप बोल दो रेट ऑफ वर्क डन, इस फॉर्म में बताओ, वी आई, यस वी आई भी होता था। और अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो P इक्वल टू वी आई होता, फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई ही होता है,
एक उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, एवरेज। ये वीआई किस में होता था, याद करो जरा, किस में होता था वीआई? अरे बताओ वीआई किस में होता था? वीआई होता है डीसी करंट के लिए बेटा। हमारा एसी के लिए क्या होता है? वी की जगह में ई बोल सकते हैं, ईआई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं इसको? बोल सकते हैं ना? Yes, sir. एवरेज पावर ओवर द साइकिल, एवरेज पावर ओवर द साइकिल का फॉर्मूला होता है ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 cos फाई। ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई cos फाई। ये हमारा मैक्सिमम करंट के टर्म में एवरेज पावर का फॉर्मूला दे दिया। अगर हमें ये आरएमएस के टर्म में चाहिए तो क्या होगा? आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, ये ओनली फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन होता है। वैसे इस फॉर्मूले से ही इसका डेरिवेशन किया जाता है, बट अभी हम फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। तो इसका अच्छा, आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आई आरएमएस क्या होता है बताओ यार? आई नॉट डिवाइडेड बाई upon रूट। वो जो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है ना, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन छोड़ा है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि कल मुझे कुछ बताना है, उसके बाद वो क्वेश्चन, वो गलती से डल गया है क्वेश्चन मेरे से, बाई मिस्टेक डल गया है, उसको मैं अगले वाली क्लास में कवर कर लूंगा, डोंट वरी। तो आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 है। जैसे आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा ई नॉट भी होगा, जो ई आर एम एस जो होगा, क्या वो ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 2 को Yes, sir. क्या मैं 2 को रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 लिख सकता हूँ? क्या किसी को Yes, दिक्कत है sir. इसमें? बोल सकता हूँ ना? तो हमने क्या किया, इसको किया ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू cos फाई। अब cos फाई को भी बताऊंगा क्या है cos फाई इसमें। इतना क्लियर है? ये कैसे लिखा है हमने? Yes, तो sir. हमने इसको ऐसे Yes. लिखा, और ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्चुअल करंट के। वर्चुअल को क्या आपको याद है? वर्चुअल को ही हम आरएमएस बोलते थे। अरे आरएमएस जो होता Yes, था, sir. आरएमएस होता था, उसका एक नाम वर्चुअल भी होता था, वर्चुअल भी होता था, Yes, वर्चुअल sir. करंट, वर्चुअल ईएमएफ। जो cos फाई है ना, इसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर बोलते हैं। cos फाई को क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? Power Power factor. factor. पावर फैक्टर Power बोलते हैं। factor. अच्छा देखो, आपको अगर याद हो, उससे फॉर्मूला देखते हैं, रेजिस्टेंस वाले से। कहाँ गया वो? अरे वो वाली स्लाइड कहाँ गई? ये वाली। क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए इस फिगर को बनाना चाहूं? यहां से देखो, पहले आप वी आर के टर्म में देख लो। वी आर मेरा इधर है, और यहाँ पे क्या है? वीसी माइन वी एल माइनस के वीसी है, और यहाँ पे क्या है मेरा? आर है, ई है, सॉरी ई, रिजल्टेंट ई है, यही है ना? Yes. इसी को हम मैं क्या करूं, अब अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूं तो क्या मेरा यही होगा? देखो रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसी डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं अगर मैं, क्या निकालने के लिए? पावर फैक्टर निकालने के लिए। पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या मैं, ये मेरा रेजिस्टेंस है आर, और ये मेरा क्या है? क्या मेरा एक्स एल माइनस के एक्स सी, और ये हमारा क्या है? जेड है। ये क्या है? रिजल्टेंट क्या था? जेड ही था ना? Yes, Yes, sir. था कि नहीं? जेड रिजल्टेंट। और ये क्या हमारा? फाई एंगल है। अब देखो यहां से कॉस निकालने की कोशिश करो। क्या कॉस क्या होता है? क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है? Yes, sir. कॉस Yes, Yes. कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस कॉस फाई होगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? आर है बेस। बेस आर है कि नहीं? इस बारे में देखो जरा, आर है कि नहीं बेस? Yes, sir. Yes, sir. और बेस Sir. आपका आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? जेड है कि नहीं? जेड Yes, Yes, sir. जेड है। तो आपका Yes. फॉर्मूला हमेशा cos फाई का फॉर्मूला, जो पावर फैक्टर है, वो याद रखना कि cos फाई का फॉर्मूला होता है आर अपॉन जेड। क्या होता है? आर R अपॉन upon जेड। Z. तो अब इस जगह पर जेड की आप वैल्यू पुट कर सकते हो नीचे की, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस के 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आप वैल्यू पुट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आर अपॉन जेड निकाला कहां से है? सेम उसी एनालॉजी से निकाला है जहां से हमने
रिजल्टेंट पोटेंशियल निकाला था, उसी एनालॉजी से निकाला है कि नहीं निकाला है? देखो याद है? Yes, sir. हमने किससे निकाला है, ये किससे निकाला है आपको याद है? अभी मैंने जस्ट इसीलिए आपको पीछे लेके गया था उस स्लाइड पे कि आपको याद रहे। यहाँ पे क्या था मेरा? VR था, यहाँ पे क्या था मेरा? रिजल्टेंट EMF था, यहाँ पे क्या था मेरा? VL माइनस के VL VC minus था। VC. तो ये एंगल क्या था मेरा? फाई था, याद है? Yes, sir. इसी एनालॉजी से हमने ये निकाला है, सेम टू सेम इसी एनालॉजी से। ये E था, वहां पर हमने फाइनल Z माना, ये VR है, यहाँ पे R माना, यहाँ पे XL, यहाँ पे VL माइनस के VC है, यहाँ पे XL माइनस के XC माना और उसको सिंपलीफाई कर दिया। पावर फैक्टर क्लियर हुआ? Yes. Yes. अब हम देखते हैं 5 मिनट बची हैं। अब हम देखेंगे कि किसकी फॉर्म में पावर देखेंगे हम, किसकी फॉर्म में कि पावर इन AC सर्किट, प्योर AC सर्किट, प्योर अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो क्या होगा? अगर प्योर रेजिस्टेंस दे रखा है तो क्या होगा भाई? क्या आपका फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस क्या होगा? फाई क्या होगा? अरे करंट और EMF में जीरो होगा। फाई अगर जीरो होगा तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 अरे max. cos जीरो की वैल्यू होती है 1। तो क्या मेरा एवरेज पावर फॉर अ प्योर रेजिस्टेंस, फॉर अ प्योर रजिस्टर, क्या मेरा EV आएगा प्योर रजिस्टर के लिए? Yes, आएगा sir. कि नहीं? प्योर रजिस्टर के लिए EV आएगा। सिमिलरली मेरा पावर फॉर रिएक्टेंस के लिए क्या आएगा? रिएक्टेंस में क्या होता है? फेज डिफरेंस क्या होता है रिएक्टेंस में? 90 डिग्री होता है कि नहीं? Yes, sir. नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, अब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. जीरो होती है ना, cos 90 की वैल्यू होती है। तो आपको याद रखना है पावर इन रिएक्टेंस हमेशा क्या होती है? 0 होती है। सिमिलरली जब आप कैपेसिटर के लिए देखोगे, कैपेसिटर में क्या होगा? AC सर्किट में, ये ओनली AC सर्किट के लिए बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। AC सर्किट के लिए पावर अगर, अच्छा देखो कैपेसिटर में क्या करता है, वो भी कैपेसिटर में करंट और EMF के बीच में 90 डिग्री का गैप होता है, Yes, फेज sir. डिफरेंस होता है कि नहीं? Yes, sir. 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे जैसे ही 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हुआ तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो आप यहाँ पे भी देखोगे कैपेसिटर के कारण भी क्या हो रहा है? पावर 0 लॉस हो रही है। इसका मतलब हमें अगर देखना है, नोट देखो, पावर एनर्जी नॉट डिसिपेटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, hence they find a lot of practical application device in using alternating current। देखो आपने देखा यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम कहीं पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रहे हैं तो उनके कारण कोई भी पावर का लॉस नहीं हो रहा। इसका मतलब पावर का लॉस नहीं हो रहा, क्या वो हीट जनरेट करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. अगर No, पावर sir. का लॉस नहीं हो रहा तो बेटा हीट जनरेट कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो कि नहीं? Yes, अगर पावर Yes. का लॉस नहीं हो रहा है तो हीट जनरेट नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली है, हीट जनरेट नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अब जो क्वेश्चन हो नहीं सकते क्योंकि 57 हो गया है। कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वो भी विद रिवीजन स्टार्ट करेंगे और इनको मैं थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन हम जो आज इस स्लाइड में पढ़े हुए ना, क्योंकि टाइम थोड़ा बीत गया, उसको एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा बीत गया। ये जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे कल की क्लास में। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, विद होमवर्क शेयर कर दूंगा, ठीक है? Yes, क्योंकि sir. टाइम हो गया ना, Yes, sir. टाइम की बड़ी दिक्कत है, 1 घंटे में पता ही नहीं चला टाइम का कब निकल गया। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Yes, Yes, sir. Thank you, Bye, sir. sir. बाय Bye. बाय बच्चों, बाय। Thank you, sir.